Boyita ke omengo. Boyita ke omengo। अरुणाचल प्रदेश को भोर की रोशनी से जगमगाते पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है, जो चारों ओर सुंदर परिदृश्यों से ढका हुआ है। लोग अक्सर पहाड़ों, बर्फ और राजसी नदी के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पड़ोसी राज्य असम की सीमा से लगे उसके कुछ इलाकों के बारे में जानते हैं। इसलिए आज हम एक गांव में घूमने जा रहे हैं जो अरुणाचल प्रदेश के पाके केसंग जिला के अंतर्गत दिसिंग पासो सर्कल अर्थात दिकालमुख कहा जाता है। अरुणाचल में 24 प्रमुख जनजातियां और कई उप जनजातियां हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर जनजाति का अपना निवास जिला है, सिवाय राजधानी शहर ईटानगर की, जहां मिश्रित संस्कृति और परंपरा पाई जाती है और सभी जनजातियां एक साथ रहती है। लेकिन दिकालमुख गांव के बारे में विशेष बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश की 2 प्रमुख जनजातियां निशी और गालो कई दशकों से एक साथ रह रही है और अपनी संस्कृति और परंपरा को साझा कर रही है। इसलिए आज हम यह देखने जा रहे हैं कि कैसे ये 2 प्रमुख जनजातियां एक दशक से अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ साथ स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और कई अन्य सहित अपनी जीवन शैली के अन्य पहलुओं को साझा करते हुए एक साथ रह रही है। यह गांव अरुणाचल प्रदेश की राजधानी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और असम राज्य के नेशनल हाईवे 52 के माध्यम से लगभग 3 घंटे की सफर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने पाया कि गांव तक पहुंचने के लिए हमें बोरगांव, असम से 14 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क पर ड्राइव करना होगा, जो बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, जो वाहनों और मनुष्य की मुक्त और फरवा आवाजाही के संरक्षित क्षेत्र है। लेकिन हमें पता चला कि राज्य असम और अरुणाचल दोनों सरकार के उचित विवेक के साथ ग्रामीणों को आपसी समझ के आधार पर सड़क का उपयोग करने की अनुमति है। इसलिए यह अरुणाचल सरकार का एक अच्छा प्रयास और असम सरकार की उदारता है। घने जंगल से होते हुए जब हम गांव में दाखिल हुए तो हमें एक विशाल समतल भूमि क्षेत्र और पहाड़ों और नदी की प्राकृतिक सुंदरता देखकर आश्चर्य हुआ। नमस्कार, दीदी अरुण प्रभा में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ लीबोम बोजी। आज मैं पहुँची हूँ दिसिंग पासो सर्कल के दिकालमुख गांव में। चलिए आप सबको मैं आज दिकालमुख गांव की सैर कराती हूँ। हम सीधे गांव की मुखिया गांवूरा के पास गए, जिन्होंने ग्रामीणों के साथ हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने मुखिया गांवूरा से बातचीत की और उनसे उनकी जीवन शैली और निशी अभ्यस्त क्षेत्र में उनकी बस्ती के इतिहास के बारे में पूछा। मुखिया गांवूरा से बात करने पर हमें पता चला कि दोनों जनजातियों के बीच भाईचारा कायम रहने के बावजूद गांव में और भी बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ रबर, सुपारी, जिसे तमुल के नाम से भी जाना जाता है, और चाय जैसे व्यावसायिक फसलें उगाई जाती है, जो उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करती है। इसलिए हमने इस बारे में बेहतर जानकारी के लिए कुछ किसानों से बात की। जी सर, हमें गांवूरा से संपर्क करने पर, उनसे बात करने पर मुझे पता चला है कि आप एक प्रगतिशील कृषि है। तो सर, आप रबर की कल्टीवेशन करते हो और टी की कल्टीवेशन करते हो। तो सर, मैं आपसे जानने आई हूँ कि आप ये रबर किस तरह से तैयार करते हो और इसका प्रक्रिया कैसा है। जानकारी के लिए लेने के लिए आप मेरे यहाँ आया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम तागु तोक है। मैं गांव का नाम दिकालमुख है।
मैं कुछ रबर प्लांटेशन 2003-06 में थोड़ा लगाया, उससे हम टेपिंग कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे 5 बजे को टेपिंग करता, 8-9 बजे तक हम लोग उसको कलेक्ट करता है जी। दूध को। दूध कलेक्ट करने के बाद हम लोग एक जगह में लेके आता है। जी। उसका बाद हम लोग उसको सीड बनाने का तैयार करता है। तो उसका पहले सीड बनाने से पहले हम लोग 2 लीटर पानी डिश में डालता है, प्लेट एक तो है। जी। उसका बाद 2 लीटर रबर का दूध डालता है, तो मिक्स किया जाता है। उसका बाद हम लोग एसिड 50 ग्राम एसिड को हम लोग पहले 5 लीटर बनाता पानी, अच्छा। 5 लीटर पानी में मिक्स किया जाता है। उसके बाद हम लोग 200 ml 2 लीटर पानी और 2 लीटर दूध में डालता है, उसका मिक्स किया जाता है। फिर सुबह अगर 8 बजे किया तो शाम को भी हो जाता है, लेकिन हम लोग कभी कभी नेक्स्ट डे सुबह 4-5-6 बजे को हम लोग उसको रोलर में पीसता है, चौड़ा करता है, उसको पानी को निकलता है। दूसरे मशीन में हम लोग उसको फिनिशिंग में फिनिशिंग करता है, रिफाइन। जी। तो फिनिशिंग के बाद हम लोग रोद में कम से कम 7 डेज 6 डेज 7 दिन ऐसे रोद में देता है। उसके बाद किसी का पास स्मोक तो जल्दी हो जाता है, स्मोक हाउस बोलता है उसको। वो स्मोक में कम से कम 3-4 दिन के बाद वो उसको स्मोक जो हीट देता है ना धुआं में, जी। तो वो सीड जो ये क्वालिटी बन जाता है। किसी किसी का क्वालिटी अच्छा होता है स्मोक में भी, किसी किसी का क्वालिटी हीट का ऊपर में है। जी। जी। तो उसके बाद उसको पैक किया जाता है। तो सर आप पैक करने के बाद इसे तो बेचते होंगे, तो इनका सर रेट कैसा है सर, और कहाँ आप लोग बेचते हो इसे? इसे पैक करने के बाद रबर तो हम लोग का पास मेरा सिर्फ नहीं है, रबर आपका कल्टीवेशन जी। रबर खेती जो है मेरा सिर्फ ये सारा गांव में है। लेकिन इसका बाद हम आता है रबर जो सीड बनाने के बाद स्मोक हाउस देने का पैक करता है। पैक करने में हम लोग असम में असम में बेचता है। रबर से चाय पत्ती से यहाँ देखा है, चाय पत्ती गार्डन से वो कम्युनिकेशन और लेबर का प्रॉब्लम से इसका इतना सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा है, सफलता। जी। लेकिन रबर में सफलता दिखाई दे रहा है। जी। और जिसका थोड़ा ज़्यादा है उसका आमदनी ज़्यादा है, जिसका कम है आमदनी कम है। जी। लेकिन दोनों का चौका जलता है, अच्छा। अच्छा। बच्चा का पढ़ाई जी। और ये बीमार मेडिकल ग्राउंड में, जी। ये सब इमरजेंसी में काम में ये रबर से रोजी रोटी आ जाता है। हम लोग तो रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए हम लोग गांव वाला ये रबर से मेहनत करके उससे हम लोग का रोजी रोटी आता है और चूल्हा जलाता है। आगे चलकर जब हमने युवा वर्गों से बात की तो हमें उनके जीवन शैली के बारे में पता चला। युवा वर्ग मुख्यतः कृषि कार्यों में लगा हुआ है तथा मछली पालन के लिए तालाब बनाकर मछली पालन को बढ़ावा दे रहा है। वे पशुपालन में भी लगे हुए हैं। ये जो पुकरी है, यहाँ से हम लोग जो मछली जो मार के मिलता है उसको हम लोग असम में सेल करते हैं, या फिर वहाँ से व्यापारी लोग आते हैं वो लोग लेने के लिए। तो इसी तरह हम लोग अपना जो फैमिली है हम लोग उससे चलता है, और जो बच्चा का एजुकेशन है हम लोग उससे ये सब करके हम लोग चलाता है। इसके अलावा महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वे सुअर पालन करती है तथा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिर्च, कद्दू, आलू, सेम आदि मौसमी फसलें उगाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही है तथा अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। बस्ती में बैठ के हम लोग जो बागान करता है, तामुल बागान करता है, उसका बाद तिल का बागान है, उसका बाद शुगर केन है, ऐसे करके हम लोग जो बागान करता है बस्ती में बैठ के, तो उसी से हम लोग का बच्चा लोग को हम लोग स्कूल पढ़ाता है, बाहर में बेचता है पैसा को, उसके बाद घर को भी यही से चला लेता है। हालांकि गांव असम अरुणाचल सीमा क्षेत्र के पास स्थित है। हमने पाया कि परिवहन गतिविधियों पर विकास थोड़ा धीमा है, जो अभी भी जारी है। लेकिन स्कूल, कम्युनिटी हॉल जैसे अन्य बुनियादी ढांचे का विकास अपनी गति पर है और राज्य शिक्षा विभाग के प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में गांव के बच्चों की भागीदारी बेहतर है। इसलिए हमने हेडमास्टर से बात की। मैं अपर दिगलमुख प्राइमरी स्कूल का टीचर इंचार्ज हूँ।
यहाँ स्कूल में 15 बच्चा है और ये स्कूल 2008 में इनॉग्रेशन हुआ था, तो अभी तक गवर्नमेंट का अंदर में ही है। तो यहाँ में थोड़ा कुछ कमियां है, बिल्डिंग में थोड़ा कमियां है। उसका बाद गवर्नमेंट तरफ से मेंटेनेंस देता है, मेंटेनेंस से जोड़ता नहीं है, और एमडीएम वगैरह तो देता है। और यहाँ का बच्चा लोग काफ़ी अच्छा एक्टिव है, पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्टिव है, हर चीज़ में साथ देता है यहाँ का। और मैं सिंगल टीचर हूँ, एक ही टीचर है, इस स्कूल को चला रहा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया और आपको शुरुआत में दिखाया कि गांव की सड़क की स्थिति अभी भी सुधार पर है और हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों को मानसून के मौसम में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव दो नदियों दिसिंग और पासो के बीच स्थित एक द्वीप की तरह है। इसलिए इस सर्कल को इन दो नदियों के कारण नाम दिया गया है। मानसून के दौरान नदी में बाढ़ आने से ग्रामीणों, विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और चिकित्सा रोगियों की आवाजाही में बाधा आती है। लेकिन ग्रामीणों ने हमें यह बताया कि अभी तक वे खुश है, क्योंकि वर्तमान विधायक श्री वीरराम वाघे, जो कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी है, उसके नेतृत्व में गांव के साथ साथ पूरे सर्कल में विकास गतिविधियों में तेजी ला दी है। इसलिए हमने गांव की ग्राम चेयरपर्सन से बात की ताकि हम गांव की विकास की गतिविधियों को बेहतर तरीके से समझ सके। मैम, आप गांव की ग्राम चेयरपर्सन हैं, तो मैं आपसे ये जानने आई हूँ कि गांव में विकास की गतिविधियाँ कैसे चल रही है? विकास तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है मेरा यहाँ डेवलपमेंट का अचीवमेंट लोग। पहले बहुत सालों से हम लोग बहुत इलेक्ट्रिसिटी का बारे में बहुत तकलीफ से जी रहा था, अंधेरों से, मच्छर का बागे से, हाथी का तरह से बहुत तकलीफ से चल रहा था। अभी हम लोग का यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा ठीक हो गया, अच्छा से चल रहा है, अच्छा से हम लोग को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग का यहाँ अभी शहर के तौर पे अभी हम लोग का यहाँ रोड का कम्युनिकेशन अभी PMGY का रोड वहाँ टिकी चल रहा है। अभी कनेक्टिविटी से जैसा लेके हम लोग का डिकल तक हो गया। अभी हम लोग का 2 ब्रिज भी पासो और डिसेंट रिवर भी हो गया। हम लोग का थोड़ा सा हम लोग का बाकी रह गया कि ये हम लोग का राधासो कनेक्टिविटी रोड जो थोड़ा सा हम लोग का बाकी रह गया, ये हो भी सेकेंड पेज में हो जाएगा। हम सर से, हम लोग का विधायक सर से ये अनुरोध करते हैं। उसके बाद ये हम लोग का अभी बहुत हम लोग का अचीवमेंट डेवलपमेंट किया हुआ है। हम लोग का ये नेटवर्क बोलो, नेटवर्क तरह से हम लोग का अभी एयरटेल मिल गया, हम लोग का अभी BHNL भी हो गया, प्लस हम लोग का ये भी हम लोग का डेवलपमेंट बहुत अचीवमेंट है ये गवर्नमेंट का तरफ से। स्वच्छ भारत अभियान मिशन हम लोग का यहाँ मिला है 90% करके मिल गया। हर घर में हम लोग का शौचालय मिल गया है। उसके बाद हम लोग का प्रधानमंत्री आवास योजना भी हम लोग का यहाँ 40% मिल गया है हम लोग का यहाँ। तो मैम, हमने हर गांव में देखा है आजकल जो है महिलाएं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके यहाँ भी तो होंगे शायद सेल्फ हेल्प ग्रुप? जी जी, हम लोग का यहाँ सेल्फ हेल्प गांव में हुआ है, ग्रुप बना के SRL तरह से सेल्फ हेल्प आया है। उसके बाद ये सेल्फ हेल्प तरह से हम लोग का वोमेन लोग बहुत जानकारी हुआ है कि अपना आप साफ सुथरा रहने का। उसके बाद अपना कुछ ये नाम भी लिखने नहीं आता था पहले बार, ऐसे SHG का तरह से हम लोग का ये नाम भी अभी लिखने आ गया है। SHG ग्रुप में हम लोग ऐसे 5 जो राइजिंग करता है कि हम लोग का पर वोमेन मेंबर से हम लोग का 50-50 करके हम लोग को ये सेविंग में रखता है। सेविंग के रखने के वजह से हम लोग उसको रख के हम लोग 1% करके हम लोग का उसको देता है, एक दूसरे को दे के उसको हम लोग ग्रुप में हम लोग एक दूसरे को सहायता करता है। हमें ग्राम चेयरपर्सन से बात करने के बाद अच्छा लगा, क्योंकि गांव की विकास अपने गति पर है। जैसे जल जीवन मिशन के तहत पानी की सुविधा, मोपिन के लिए मंच, न्योकुम ग्राउंड और पंचायत नेताओं के लिए ऑफिस, राजीव गांधी विश्वविद्यालय की सिफारिश और भी बहुत कुछ। इसलिए आने वाले वर्षों में और अधिक बुनियादी ढांचे के विकास की उम्मीद कर रहे हैं।
जो उनके जीवन को और बेहतर बनाएगा। गांव की जीवन शैली को छोड़कर दिसिंग पासो एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिसिंग नदी में, जो बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक है। ये अपने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। छुट्टियों के दिनों में लोग अपनी छुट्टी मनाने और कैंपिंग के लिए यहाँ आते हैं और इस खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। पर्यटन के पहलुओं में गांव पीछे नहीं है। दिसिंग और पासो सर्कल में 2 नदियां हैं जो सर्दियों के मौसम में छुट्टी और पिकनिक के लिए एक अद्भुत स्थान प्रदान करते हैं। पड़ोसी राज्य असम के लोग पिकनिक और कैंपिंग के लिए आते हैं। स्थानीय लोग ग्राहकों की मांगों के आधार पर एक राशि चार्ज करके उन्हें कैंपिंग और पिकनिक स्थान प्रदान करते हैं, जो ग्रामीणों को पर्यटन को बढ़ावा देने के माध्यम से कमाई करने में मदद करता है। दिसिंग और पासो नदी अपनी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन मसीर जैसी दुर्लभ मछलियों की प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो दुनिया भर से खेल मछुआरों को आकर्षित कर सकती है। सर्दियों के दौरान नदी का स्तर नीचे चला जाता है और लहरें ग्रेड 1 की होती है, जिसका अर्थ है निम्न स्तर का खतरा। इसलिए नदी राफ्टिंग पर्यटकों के लिए अच्छा आकर्षण हो सकता है। इसलिए जागरूकता की ज़रूरत है और हमने पाया कि ग्रामीणों ने नदी को संरक्षित करने के लिए डायनामाइट और अन्य अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों के उपयोग को प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। इसलिए हमने अधिक जानकारी के लिए गांव की युवाओं से बात की। विलेज लेवल का यूथ होने का नाते हम लोग अपना जो टूरिज्म प्लेस जो है कि बनाया नहीं गया पर भी बनाने जा रहा है यहाँ का, तो उसमें हम लोग प्रोटेक्ट कर रहा है कि वहाँ कोई इलीगल फिशिंग नहीं होगा। उसका बाद बम ब्लास्टिंग ये सब कुछ भी नहीं होना है। उसका बाद जो कि टिम्बर का जो ये लोग जो है उसको भी कोई ये नहीं करने के लिए हम लोग यूथ जो है रुका के रखा है, क्योंकि वो भी एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आएगा। तो कल परसों हम लोग उसको टूरिज्म प्लेस बनाएगा तो हर जगह का आदमी आएगा तो देखने के लिए, तो उसमें हम लोग के लिए भी अच्छा होगा। तो इसीलिए उसको हम लोग सुंदरता रखना है, तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके ही रहेगा और प्रोटेक्ट करता भी है। गांव में आगे खोजबीन करने पर हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिलचस्प स्थान मिला, नक्सा पर्वत नामक एक आर्कियोलॉजिकल साइट, जो लगभग 600 साल पहले का प्रभात पुरातत्व स्थल, जो गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर समतल जमीन पर स्थित है। मूल रूप से यह गांव के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और दिसिंग पासो सर्कल के अंतर्गत आता है। इतिहासकारों का मानना है कि इसे 13वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास चुटिया साम्राज्य द्वारा बनाया और बसाया गया था। मानव बस्ती के संकेत स्पष्ट है, क्योंकि आप एक रिंग वेल अर्थात कुआं देख सकते हैं, जिसे पानी की आवश्यकता के लिए बनाया गया था। तो यही है वो रिंगवेल जिसके बारे में मैं आप सबको बता रही थी, जो कि लगभग 600 साल पुरानी है। और इसी रिंगवेल से जो है उस समय के लोग अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब मैं उस स्थान पर खड़ी हूँ जहाँ उस जमाने के लोग बसा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर का मानना है कि अधिकांश घर पत्थर की चबूतरे के ऊपर लकड़ी के लत्तों से बने थे। यह अभी भी ज्ञात नहीं हुआ कि उस समय नक्सा पर्वत पर कौन सा राजा व प्रमुख बसे थे।
परंतु आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार पत्थरों के चबूतरे के ऊपर बने मकानों के निशान और तरीके पुरातत्व स्थलों की तुलना में मालिनीटन तथा तामेश्वर मंदिर में भी पाए जाते हैं, जिसका निर्माण 1442 में चुटिया राजा मुक्त धर्म नारायण ने किया था। इससे यह ज्ञात होता है कि संरचना में ऐसी समानताएं उसी युग में नक्शा पर्वत के निर्माण की ओर ले जाती है। मानव बस्ती के अन्य साक्ष्य प्रकृति द्वारा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि अधिकांश घर लकड़ी का उपयोग करके बनाए गए थे। इसका इतिहास लगभग 600 वर्षों का है और चुटिया राजाओं और अहोम राजाओं के बीच संघर्षों की श्रृंखला था। युद्ध अहोम राजाओं के पक्ष में समाप्त हो गया और बस्तियों को उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया। नक्शा पर्वत जैसे पुरातात्विक स्थल एक पर्यटन केंद्र है और शोधकर्ता के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के इतिहास के बारे में अधिक अध्ययन करने का विषय है। खासकर इससे अरुणाचल और असम के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी, जिसका अब तक कम अध्ययन किया गया है। इससे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से भी मदद मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अरुणाचल और असम के सीमावर्ती राज्य से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पर्यटकों के लिए बिना किसी परेशानी के साइट पर जाने के लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा यह राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। पर्यटन विभाग को ऐसे स्थानों पर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगा और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने में मदद करेगा। हमने दिकालमुख और डिसिंग पासो सर्कल गांव की अद्भुत पर्यटन क्षमता देखी है, लेकिन इसके बारे में बाहरी दुनिया को कम जानकारी है। हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में लोग इस स्थान पर आना शुरू कर देंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आएगा। अब तक हमने गांव के अन्य पहलुओं को जाना है, लेकिन हम यहाँ यह जानने आए थे कि कैसे 2 प्रमुख जनजातियाँ यहाँ बसी है, सांस्कृतिक अंतर के बावजूद दशकों से एक साथ रह रही है और उनके बीच भाईचारा है। इसलिए हमने गांव के बुजुर्गों से बात की। अब मेरे साथ है दिकालमुख के हेड गांबुरा मारपा बोजे जी। सर, जैसे कि हमें गांव की दौरा करने पर हमें पता चला है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रमुख जनजाति गालो और निशी एक साथ बसे हुए हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि कब से बस रहे और किस तरह से यहाँ आप लोगों का आना हुआ। मैं देदू तोक विलेज से मेरा जन्म जगह है जी वहाँ से 1983 को जी यहाँ जगह है बोल के सुन कर बालिसों में घुसा है। जी बालिसों में एक कीनू का गोर में बैठ के वहाँ जो पूरी इस्टेब्लिश हुआ हम लोग का कैंप, जी वहाँ 1 साल जैसे हम लोग बिताए। जी। उसका बाद उधर ठीक नहीं लगा तो दिगालमुख पहुँचाए। दिगालमुख पहुँचा तो दिगालमुख में 85 तक रहा। जी उधर भी जानवर अगराम बगराम डिस्टर्ब हुआ और जगह का लिहाज से थोड़ा दूर पड़ गया आना जाना नदी। जी तो इसी के कारण से यहाँ अभी जहाँ हम लोग बैठा है यहाँ पहुँचा और यहाँ डेवलप किया है। अभी तक बैठा हूँ यहाँ। हम लोग का यहाँ निसी और गालों में से कोई आजकल अंतर नहीं है, आपस में मिल के रहता हूँ और जो कोई भी काम हो सहयोग देता हूँ जी और गंदोगोल कोई भी होने से भी उसको साथ बैठकर हम लोग अपना भाईचारा को नहीं छोड़ कर भाईचारा का डिसिप्लिन को लेकर हम लोग समाधान में समाज में रखता हूँ और उसी मुताबिक जो भी कोई ये गांव बुरा हो पब्लिक लीडर हो उन लोग को साथ में लेकर जो कोई भी गंदोगोल होगा शादी का बारे में भी जो खेती बाती का बारे में भी बाउंड्री के बारे में और चोरी डकैत का बारे में ये सब हम लोग एक साथ मिलकर एक भाईचारा का तरफ से हम लोग मिलकर समाधान करता हूँ। उसी तरह हम लोग आज यहाँ ऐसे बिता हूँ।
दिकालमुख गांव में रहना और डिसिंगपासो सर्कल की यात्रा करना एक अद्भुत अनुभव था, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पाके केसंग जिला में स्थित है। इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक केवल एक कमी सड़क संपर्क की है। उम्मीद है कि यह जल्द ही बेहतर हो जाएगा। यह गांव जनजातियों के बीच वास्तविक भाईचारे का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये दिखाता है कि कैसे हम बिना किसी समस्या के एक साथ रह सकते हैं और जहाँ चाहे बस सकते हैं। केवल हमें हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक मतभेदों के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना और समझना है। धन्यवाद। Boy jamago jamin ka de boy tak omango tak jamago jamin ka de boy tak omango boy dumi pilitola boy